मैं 25 तारीख के प्रोग्राम को लेकर न इस तरह की सोशल मीडिया पर चली हुई है कि उस दिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, इस तरह की बात। जिस दिन पंजाब के नतीजे आने शुरू हुए थे तभी से लोगों ने चर्चा शुरू कर दी थी, कयास लगाने शुरू कर दिए थे। मैं समझ सकता हूं कि हरियाणा क्योंकि साथ लगता प्रदेश है। कहीं ना कहीं उचाणा के जो युवाओं को आप संबोधित कर रहे थे तो उसमें आपने कहीं ना कहीं कहा था कि उचाणा में एक सामंतवादी विचारधारा के लोगों को स्थापित कर दिया है, कहीं ना कहीं अपनों को छोड़कर न दूर तय लेकर न यहाँ पे लोगों को राजा बनाया गया। और 75% वाला जो आरक्षण वाला आया था तो उसका कितना का लाभ लोगों को मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है? समय के गर्भ में है कि उससे लाभ होगा या नुकसान होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो क्षणिक फ़ायदे के लिए किसी चीज़ की बिना बात में राजनीतिक उसका मकसद हल करने के लिए मैं उसकी तारीफ़ कर दूँ। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। हमारे साथ में जो हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह जी हैं और उचाणा में काफ़ी दिनों से गतिविधियां बढ़ रही हैं एक अंतराल के बाद में, तो कुछ सवाल हैं जो जनता के भी हैं, मेरे भी हैं, सभी की हैं। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो काफ़ी अंतराल के बाद में एक दो प्रोग्राम लगातार उचाणा में रहे, तो क्या समझा 2024 की तैयारियां चल रही हैं या कोई गैर राजनीतिक प्रोग्राम चल रहे हैं सर? नहीं, मेरे ख्याल से अभी किसी चुनाव की बात करने का तो अभी कोई मेरे ख्याल से बहुत जल्दी है। अभी तो 2-2.5 साल बचे हुए हैं। ये तो सिर्फ ये है कि पिछले 1.25 साल से एक राजनीतिक गतिविधियां जो थी उन पे करीब विराम सा लगा हुआ था, तो वो अब क्योंकि स्थितियां सामान्य हो गई हैं तो अब दोबारा से जो कार्रवाई है, जो गतिविधि है, जो लोगों से मिलना जुलना है, वर्कर्स के साथ, साथियों के साथ, वो शुरू किया है। और सिर्फ उचाणा नहीं, मैं हिसार के भी कई क्षेत्रों में जा चुका हूँ, हिसार में भी 2-3 मीटिंग्स कर चुका हूँ। तो ये सिलसिला अब दोबारा शुरू किया। नॉर्मल जिसको कहते हैं ना, सामान्य स्थिति, वो दोबारा से बहाल हुई है, तो अब सामान्य कार्य शुरू कर रहे हैं अपना। तो सांसद साहब, बात ऐसी है कि जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है, 4 स्टेटा में है जो बीजेपी ने विजय हासिल की है, उसके तुरंत बाद हरियाणा की राजनीति का बारे में बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं और पिछली बातों को भी जोड़कर देखा गया है कि एक आम आदमी पार्टी की जो रैली थी उसके अंदर शिरकत की थी चौधरी साहब ने। उसके बाद में 25 तारीख के प्रोग्राम को लेकर न इस तरह की सोशल मीडिया पर चली हुई है कि उस दिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं। पंजाब का इलेक्शन 2 दिन पहले हुआ है, इतनी जल्दी अटकलों का बाज़ार गर्म हो गया, मेरे को खुद हैरानी है। मेरे को तो बल्कि जिस दिन पंजाब के नतीजे आने शुरू हुए थे तभी से लोगों ने चर्चा शुरू कर दी थी, कयास लगाने शुरू कर दिए थे। मैं समझ सकता हूं कि हरियाणा क्योंकि साथ लगता प्रदेश है तो बहुत से लोगों का हो सकता है ये मानना हो कि पंजाब के चुनाव का जो नतीजा है उसका कुछ प्रभाव हरियाणा में भी पड़ेगा। लेकिन अभी मेरा मानना है कि इस प्रकार की कोई भी विश्लेषण करना या टिप्पणी करना अभी तो उस चीज़ का समय ही नहीं है। अभी तो आने वाले समय में पता लगेगा कि किस प्रकार से पंजाब के चुनाव नतीजों का असर हरियाणा पे होगा। और सिर्फ पंजाब का क्यों, दूसरी तरफ इतनी बड़ी स्टेट जो हमारे से बहुत बड़े इलाके से टच करती है, नीचे पलवल से लेके और ऊपर यमुनानगर तक उत्तर प्रदेश, उसका भी नतीजा है। तो यदि आपकी इतनी चर्चा है तो यूपी के चुनाव का जो नतीजा है उसका भी असर पड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अभी मेरे ख्याल से इस बारे में विश्लेषण करना जल्दबाजी होगी। तो 25 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो किस तरह का प्रोग्राम है। देखिए, 25 तारीख का जो प्रोग्राम है वो उसको नाम दिया गया है जन सरोकार संघर्ष लगातार, चौधरी बीरेंद्र सिंह के सार्वजनिक जीवन के 50 साल। चौधरी साहब पिछले 50 साल से लोगों की सेवा में हैं और 1972 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। तो ये उसी के उपलक्ष्य में आयोजन किया जा रहा है और ये पार्टी का या राजनीतिक आयोजन नहीं है। राजनीतिक लोग इसमें होंगे लेकिन वो सभी दलों से, सभी पार्टियों से उनको आमंत्रित किया जाएगा। इसी प्रकार से जो गैर राजनीतिक लोग भी हैं जो चौधरी साहब के संपर्क में आए हैं अलग अलग समय पे, चाहे वो सरकारी तंत्र के हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स हों, या
फ़ौज से संबंधित संबंध रखते हों, या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में चाहे वो काम करता हो, तो ऐसे जितने भी नाम हमारे पास हैं उनकी लिस्ट हमने तैयार की है और उन सभी को हम इस आयोजन में आमंत्रित करेंगे। तो लगातार काफ़ी लगभग 50 साल से चौधरी साहब इस इलाके के साथ में जुड़े हुए हैं और पूरे हरियाणा के साथ में इस चीज़ का बड़ा भाईचारा बना कर रखे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उचाना के जो युवाओं को आप संबोधित कर रहे थे, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं कहा था कि उचाना में एक सामंतवादी विचारधारा के लोगों को स्थापित कर दिया है, कहीं ना कहीं अपनों को छोड़ कर न दूर तय लेकर न यहाँ पे लोगों को राजा बनाया गया है एक प्रकार से। नहीं, वो तो वो मेरा आकलन है, और मेरा आकलन उचाना की वजह से नहीं है, वो उनकी वजह से है जो लोग हैं, उनकी मानसिकता सामंती है। और निरंतर प्रयास ये रहा है कि किसी प्रकार से जींद में जो लीडरशिप है, जींद की लीडरशिप ना उभरने दी जाए। और मैंने उसमें कई लोगों का नाम लिया था आज। मैंने उसमें प्रबंधक ढुल की भी बात की थी, श्रीमती वंदना शर्मा की भी बात की थी, कैप्टन अभिमन्यु का भी जिक्र किया था, रणदीप सुरजेवाला जी हैं उनका भी मैंने शायद जिक्र करना मैं वहाँ भूल गया। लेकिन तो क्योंकि हमेशा एक चीज़ सुनने में आती है कि किसी भी पार्टी ने जब सबसे बड़ा आयोजन अपना करना हो, रैली करनी हो, जींद में करनी है। अब जींद हरियाणा के एक हिसाब से तो सबसे पिछड़े इलाकों में से है, लेकिन राजनीतिक खेती करने के लिए लोग यहाँ जाते हैं और बाहर वाले आते हैं। तो मेरी उस पर कोई ये नहीं है कि मेरे को आपत्ति है कि क्यों आते हैं। पूरा प्रदेश एक है, पूरा देश एक है। राजनीतिक तौर पे जैसे जहाँ जाके जो अपनी कार्रवाई करनी है वो करें, लेकिन ये हमारे क्षेत्र के लोगों को एक समझाने की बात है कि आप लोग भी देखें कि ऐसा क्या है कि आपके यहाँ के इनको राजनीतिक तौर पे उपजाऊ ज़मीन मिलती है, चाहे वो नरवाना था या बुचाना है। क्या है, पहले महम होता था, महम से छुटकारा हो गया तो अब दूसरी जगह ढूंढ ली है। तो और हमेशा प्रयास यही है कि उन क्षेत्रों में किसी भी राजनीतिक तौर पे किसी को स्थापित होने ना दिया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा प्रयास रहता है। तो उस संबंध में मैंने बात कही थी। तो जातिगत की भी एक बात आई थी कि ये लोग जातिगत राजनीति करते हैं, जबकि जो 36 बिरादरी का भाईचारा की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको आगे नहीं ले आया गया है। नहीं, ये तो देखिए जी, मेरे तो पिताजी का हमेशा से, उनका 50 साल का आप राजनीतिक जीवन उठा के देख लें, उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि एक जो सामाजिक भाईचारा है वो हमेशा बना रहे। और एक कोई 36 जाति की बात या 35 जाति की बात या एक जाति की बात या जातियों विशेष की बात करके उन्होंने कभी राजनीति नहीं की है। उनको बहुत बार इस बारे में उकसाया गया कि जी आपको करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी भी इस प्रकार की मैं कहूँगा एक संकीर्ण मानसिकता नहीं रखी। और कई लोगों को शायद ये कुछ समय के लिए सूट कर जाती है, इसलिए लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन दीर्घ काल में कभी भी इस प्रकार की राजनीति जो है वो नहीं चल पाती। तो उचाना की अगर आप बात करें तो उचाना के विकास को लेकर आप क्या कहोगे जी, कैसा चल रहा है आजकल विकास? नहीं, देखिए, विकास का तो ये है कि पिछले 1.25 साल का समय कुछ ऐसा था कि तकरीबन चारों तरफ ही, सिर्फ उचाना की बात नहीं, आप प्रदेश की बात कर लें या देश की बात कर लें, एक ठहराव सा आ गया था। क्योंकि कोरोना की इतनी जो भारी जो महामारी थी, उससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा असर हुआ था। और उसी की वजह से जो विकास कार्य हैं उनमें एक कमी कह लीजिए या उसमें एक सुस्ती कह लीजिए। और सुस्ती का कारण ये है कि जब अर्थव्यवस्था नहीं चल रही तो पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाला जो समय है उसमें सरकार जो है इसकी ओर बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित करके और विकास कार्यों की गति को बढ़ाएगी। तो एक बात आवे है जी, कंपेयर जी, चौधरी साहब के इतने दिनों के काम लोगों ने नहीं दिखाई दिए, लेकिन अब ना करके भी लोग गुणगान करने लग रहे हैं, तो उस बात को लेकर? नहीं, गुणगान किस चीज़ का कर रहे हैं, खैर मैंने तो अभी तक कोई गुणगान नहीं सुना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो काम हुए थे उनको किस तरह से लोगों ने गौण कर दिया, वो उस विषय पर मैं कह रहा था। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका गुणगान किया जा सके। अभी तक कम से कम मैंने तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ या ऐसी चीज़ जो यूँ साक्षात तौर पर दिखे कि ये बन गया या ये हो गया,
तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। बेरोजगारी की बात करा तो जी बेरोजगारी चरम पे है, और 75% वाला जो आरक्षण वाला आया था तो उसका कितना का लाभ लोगों को मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है जी, आप बताइए। अभी तो वो लागू होना है जी, और समय के गर्भ में है कि उससे लाभ होगा या नुकसान होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो क्षणिक फ़ायदे के लिए किसी चीज़ की बिना बात में राजनीतिक उसका मकसद हल करने के लिए मैं उसकी तारीफ़ कर दूं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जितना भी उद्योग है, उद्योग किसी क्षेत्र में तभी पनपता है जब उसको अनुकूल परिस्थितियां दी जाती हैं। अनुकूल परिस्थिति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि टैक्स रिबेट हो। अनुकूल परिस्थितियां बहुत तरह की होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, बिजली की बात होती है, और रॉ मटेरियल की बात होती है, और जो लेबर है, जो उसमें काम करने वाले हैं, उनकी बात होती है। मेरा सीधा सवाल है, हमारे इस इलाके में उद्योग क्यों नहीं आता? उसका ना आने का कारण ये तो नहीं है कि सरकार ने कोई रोक लगा रखी हो, या लेकिन एक तरह का उद्योग जो चलाते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये मुश्किल इलाके हैं, यहाँ अगर हम जाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री कामयाब नहीं होगी। और कई लोगों ने प्रयास भी किए हैं पिछले 30 साल में, लेकिन वो नहीं सिरे चढ़ पाए। तो यदि कोई ये सोचे कि आरक्षण करके हम रोज़गार पैदा कर देंगे प्राइवेट सेक्टर में, इससे बड़ी भ्रांति नहीं हो सकती। प्राइवेट सेक्टर वहीं काम करता है जहां उसको काम करने की अनुकूल परिस्थिति मिलती है। और मैं बिल्कुल उदाहरण देना चाहूँगा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा आपके बगल में है, यमुना पार करते ही, ठीक है जी। और अब अगले 2 साल में वहाँ पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के भी तैयार हो जाएगा, और उनके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, बहुत खुली ज़मीनें हैं वहाँ पे। तो यदि कोई ऐसी परिस्थिति हमारे यहाँ पैदा हो जाती है जिससे उद्योगपति वर्ग को ये लगे या कॉरपोरेट्स को ये लगे कि हम अपने अनुसार काम करने हमको नहीं दिया जा रहा, तो इंडस्ट्री का पलायन होते कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि इंडस्ट्री को सेटअप करने की जो कॉस्ट होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी उसको चलाने की होती है। एक और उदाहरण मैं दूंगा, हिमाचल प्रदेश में आज से शायद 15-17 साल पहले पॉलिसी आई थी, और भारत सरकार ने उसको प्रोत्साहित किया था कि उनके जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पे इंडस्ट्री जाए, और 10 साल का वहाँ पे टैक्स से छूट दी गई थी। पूरा का पूरा पंचकुला का इंडस्ट्रियल एरिया खाली हो गया था, सारी की सारी इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो किसी को इस बुलावे में नहीं रहना चाहिए कि जो इंडस्ट्री आज यहाँ पे है वो यूं ही बनी रहेगी, चाहे भले ही आप उनको प्रतिकूल स्थितियाँ उनके सामने परोसते जाओ। तो ऐसा ना हो कि हम आज ये सोच के कि इससे हमें लाभ होगा, हम परमानेंट अपना नुकसान कर लें जो आने वाले समय में जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो अंत में आप युवाओं को किस प्रकार से संदेश दोगे, क्योंकि आप खुद इस चीज़ से गुजर चुके हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी रहा है, तो किस दिशा में जाना चाहिए? देखिए, असल में क्या है कि किस दिशा में जाना चाहिए एक कहने को बड़ी आसान चीज़ होती है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आदमी जिस सामाजिक परिवेश से निकलता है उसकी जो दिमाग की सोच जो है वो उस अनुसार बन जाती है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरी ज़िंदगी कृषि की हो, या मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत लंबे समय तक सरकारी नौकरी की हो, और उसको ये कहा जाए कि तू अपना रोज़गार, अपना काम शुरू कर ले, अपनी कोई यूनिट लगा ले, वो कहने के लिए बहुत आसान है लेकिन मुश्किल काम है। मुश्किल भी इसलिए कि मानसिकता का सवाल आता है। अब जैसे कई प्रदेश हैं हमारे देश में, गुजरात जैसे, जहाँ पे लोगों को बिज़नेस बड़ा सहज तरीके से आता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके लिए बाकायदा लोगों को सक्षम करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि उनकी दिमाग की जो ओरिएंटेशन है, सोचने का जो तरीका है वो उस ओर जाए। हमारा इलाका तो अभी तक मैं क्या कहूँ, फ़ौज की तरफ भी जाना शुरू नहीं हुआ, जबकि हमारे बगल में ऐसे ज़िले हैं जो 100 साल से बड़ी भारी संख्या में फ़ौज में लोग भेज रहे हैं, और जिसका बड़ा लाभ उन इलाकों को हुआ है। तो मेरा तो बिल्कुल हमेशा से मानना है कि युवा लोगों को, क्योंकि माँ बाप तो कभी नहीं चाहते, लेकिन युवाओं को अपने घर से, अपने इलाके से दूर जाने की सोचनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो यदि आप एक ही कुएं में रहोगे तो उसी में समा जाओगे पूरी ज़िंदगी के लिए। बाहर जाने के लिए आपको
आपको खुद भी रिस्क लेना पड़ेगा। पंजाब के इतने लोग जो विदेश गए हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सरकार ने कोई ट्रेन किए थे या कोई उनको बड़ा सक्षम करके भेजा गया था, लेकिन उनके अंदर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक जज्बा था और उन्होंने अपना निजी रिस्क पे वो अपना घर परिवार छोड़ के और ऐसी ऐसी जगहों में गए जहाँ कोई जान का नहीं, कोई पहचान का नहीं, और वहाँ जाके धीरे धीरे मेहनत करके उन्होंने अपने लिए जगह बनाई। तो जब तक इस प्रकार की चीज़ नहीं होगी, सिर्फ कुछ सरकारी नौकरियों पे आश्रित रहना या खेती पे आश्रित रहना, ये किसी भी इलाके के लिए बहुत ख़तरनाक संकेत है, क्योंकि पहली चीज़ कृषि अब उस प्रकार से कृषि में कमाई नहीं बची है, और दूसरा जैसे मैंने कहा सरकारी नौकरियां सीमित होती हैं, उससे कोई ये सोचे कि किसी इलाके का विकास हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको मिल जाती है उसका घर परिवार का भला ही हो जाए, लेकिन उससे पूरे इलाके की यदि बात करें तो वो नहीं होता। उसके लिए तो आपको व्यापक तौर पे आपके जो बच्चे हैं वो इतने सक्षम होने चाहिए कि उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ जो इतनी हैं प्राइवेट सेक्टर में जो खुली हैं पिछले ख़ास तौर पे 25 से 30 साल में, उसमें भागीदारी उनको लेनी पड़ेगी, तभी जाके आर्थिक तौर पे मजबूती मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ में विजेंद्र सिंह जी थे जो हिसार से सांसद हैं, और इनके विचार आपने जाने भी, लेकिन आगे राजनीति में किस तरह से परफॉर्म उचाणा करे है, जींद करे और पूरा प्रदेश करे है, ये आने वाला टाइम बताओगा। फिलहाल तो जितना है उतना ही देखो और उसका बारे में ही सोच सको। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।